बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक थर्ड प्रॉब्लम जो है हमारे पास डेटा माइनिंग की वो क्लस्टर एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे कि उसके बेसिक कंसेप्ट्स और एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं और क्लस्टरिंग काम कैसे करता है। तो हम ये हमारे पास जो विपिन कुमार की बुक है इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग, उसका चैप्टर 8 है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं कि क्लस्टर क्या होते हैं और क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है। ये दो टर्म्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं कि क्लस्टर और क्लस्टर एनालिसिस बेसिकली होते क्या हैं। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ चुके थे। क्लासिफिकेशन के टॉपिक में हमारे पास हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे थे बिटवीन द एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस। हमारे पास टारगेट वेरिएबल्स होते थे जिनको हम क्लासेस कहते थे, और हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते थे जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते थे। और ये हमारे पास डेटा में प्री डिफाइंड होते थे। हमारे पास टारगेट वेरिएबल भी होता था और हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी होते थे। हमारे पास ये हम पिछले क्लासिफिकेशन के टॉपिक में पढ़ चुके थे कि हमारे पास x हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते थे और y हमारे पास क्या होता था, y हमारे पास एक टारगेट वेरिएबल होता था। और वो टारगेट वेरिएबल हमारे पास क्लासेस होती थी। हमारे पास क्लासेस, तो हम कोई फंक्शन डिफ़ाइन करते थे जो फंक्शन इन एट्रीब्यूट्स को प्लॉट करता था अगेंस्ट देयर स्पेसिफिक क्लास। हम उस फंक्शन को फाइंड करते थे, फाइंड करते थे जिसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पास करते थे और वो हमें कोई टारगेट वेरिएबल देता था। तो अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर करें, इस कंसेप्ट पे, क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट पे, कि हमारे पास डेटा में ऑलरेडी बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट वैल्यूज़ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की बेस पे हमारे पास क्लासेस ऑलरेडी बनाई जा चुकी थी। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास क्लासेस बनी हुई थी। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट क्लासेस थे, जिसमें हमारे पास एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल्स थे, मैमल्स थे। वो क्लासेस थी कुछ तकरीबन 5-6 क्लासेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। उनके हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक क्लास हमें ऑलरेडी गिवन थी। अब बेसिकली अगर हम ये देखें कि ये क्लासेस इनको किस बेस पे गिवन थी, ये क्लासेस किस तरह थी ये, तो वो एट्रीब्यूट्स यानी मैमल्स के जो एट्रीब्यूट्स थे, डिफरेंट किस्म के मैमल्स हैं, तो उनमें मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स वो एक दूसरे से क्या हैं, मिलते जुलते थे। तो उनकी बेस पे एक्सपर्ट्स ने क्या किया कि जो उनके एट्रीब्यूट्स थे, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स थे जो ज़्यादा मिलते थे एक दूसरे के साथ, तो उसकी बेस पे उन्होंने एक अलग क्लास बनाई और उस क्लास को उसने मैमल्स कहा। इसी तरह रेप्टाइल्स, जितने भी हमारे पास रेप्टाइल एनिमल्स हैं, तो उनके कुछ एट्रीब्यूट्स आपस में ज़्यादा सिमिलर थे, तो उनकी बेस पे एक्सपर्ट्स ने क्या किया, उसको एक क्लास असाइन की और उस क्लास को उसने रेप्टाइल्स कहा। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को अगर हम डिस्कस करें तो वो इवॉल्व ही क्लस्टरिंग के थ्रू हुआ है। अब क्लस्टरिंग में हमारे पास एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास लेबल्स नहीं होते, हमारे पास टारगेट नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक्स एग्जिस्ट कर रहा होता है और हमें वाई का पता नहीं होता कि वाई क्या होता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन वाज वंस ए क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, ये हम कह सकते हैं। फिर एक्सपर्ट्स के नॉलेज या जो उस डोमेन से रिलेटेड बंदे हैं उनके नॉलेज की बेस पे उन्होंने उस डेटा में से ऑब्जेक्ट्स को फाइंड किया कि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा सिमिलर हैं तो इसको हम ये क्लास दे देते हैं, ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा सिमिलर हैं तो हम इसको ये क्लास दे देते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई डेटा होता है जो किसी एक्सपर्ट के नॉलेज के बग़ैर पड़ा हो आपके पास, और आप उसमें पोटेंशियल क्लासेस फाइंड करना चाहते हैं, आपको क्लासेस नोन नहीं है, आप वो पोटेंशियल क्लासेस फाइंड करना चाहते हैं,
तो इसको हम क्लस्टरिंग कहते हैं या क्लस्टर एनालिसिस कहते हैं। क्लस्टर हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट पोटेंशियली इंपॉर्टेंट क्लासेस में डिवाइड करना चाहते हैं। अब वो क्लासेस कितनी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, दैट इज़ द डिस्कशन ऑफ अपकमिंग स्लाइड्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस कंसेप्ट को देखें कि असल में क्लस्टरिंग होता क्या है। क्लस्टरिंग एक फिनोमिना है जिसमें हम करते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब वो ग्रुप कितने होने चाहिए, या उन ग्रुप्स को हम कहते हैं पोटेंशियली अवेलेबल क्लासेस, यानी उस जो उसमें से पॉसिबल बेस्ट आउटकम क्लासेस या ग्रुप्स, उन ग्रुप्स को हम क्लासेस भी कह सकते हैं। बाद में हम उनको कोई नाम देते हैं या किसी नेमिंग कन्वेंशन से शो करते हैं, लेकिन बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं। और उन ग्रुप्स में जब हम डाटा को या ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं तो इस फिनोमेना को क्लस्टरिंग कहते हैं। हमारे पास सिर्फ एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स की बेस पे हम उन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसको क्लस्टरिंग कहते हैं। अब क्या करना है नेक्स्ट, हमारे पास ये कह रहा है असाइनिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू दिस ग्रुप इज क्लासिफिकेशन। हम जब उन ग्रुप्स को बना लेते हैं, हमारे पास डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं। जब हमने ग्रुप्स बना लिए, उसके बाद जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास नए ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उनको इन्हीं क्लासेस में से किसी को असाइन करेंगे, तो इसको क्लासिफिकेशन ही कहते हैं। क्यों? अब हमारे पास पहले ग्रुप नहीं बने हुए थे। जब ग्रुप नहीं बने होते तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम कहलाता है। तो सबसे पहले हम उस डाटा में से ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स को फिर हम कोई नाम हम उसको देते हैं। जो नाम हमने इसको दिए होते हैं उनको हम क्लासेस कहते हैं। तो जब नए ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम उसको उन ग्रुप्स में से किसी को असाइन करते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। यानी हमारे पास y जब नोन होता है तो हम x को y कैसे असाइन करते हैं, थ्रू यूजिंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम या क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। लेकिन जब हमें x गिवन हो तो हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स को कैसे फाइंड करना होता है, तो उसको क्लस्टरिंग कहते हैं। उस प्रोसीजर को, इस पूरे वर्किंग फ्लो को हम क्लस्टरिंग कहते हैं कि हमने उन ऑब्जेक्ट्स को कितने ग्रुप या कितने पोटेंशियल इंपॉर्टेंट क्लासेस में डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन बेसिकली इज इवॉल्व फ्रॉम क्लस्टरिंग प्रॉब्लम यूजिंग एक्सपर्ट नॉलेज। तो कुछ जो प्रेजेंट हमारे पास क्लासिफिकेशन का डाटा हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, वो बेसिकली एक्सपर्ट्स नॉलेज के थ्रू हमने गेट किया है। उन एक्सपर्ट्स ने उनको किस चीज़ में डिवाइड किया है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, और ये तो एक्सपर्ट नॉलेज हो गया। लेकिन हमने इसी एक्सपर्ट नॉलेज को ऑटोमेट करना है। हमारे पास अब रिसेंटली कुछ ऐसा डाटा भी है हमारे पास जिनको जो किसी एक्सपर्ट नॉलेज से नहीं गुजरे हैं, तो उनको हम किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड करें, क्योंकि हमने उस डाटा में से फर्दर वो पोटेंशियल क्लासेस फाइंड करनी है कि उस डाटा में पोटेंशियली कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये जो ऑटोमेटेड तरीका है, इसको हम क्लस्टरिंग एनालिसिस कहते हैं। तो हमारे पास क्लस्टर्स आर पोटेंशियल क्लासेस इन द गिवन डाटा सेट। हमारे पास कोई गिवन डाटा सेट हो जिसको पहले किसी ने क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड ना किया हो, तो हम उसको जब डिवाइड करने जा रहे होते हैं तो उसमें पोटेंशियल क्लासेस होती हैं। जो क्लस्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपके पास पोटेंशियल क्लासेस होती हैं। आप उस पोटेंशियल क्लासेस को कैसे फाइंड करते हैं, उस ऑटोमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं, उसको क्लस्टर एनालिसिस कहते हैं। पोटेंशियली इंपॉर्टेंट क्लासेस को हम क्लस्टर्स कहते हैं, और उन क्लस्टर्स को ऑटोमेटिकली फाइंड करने के तरीके को हम क्लस्टर एनालिसिस कहते हैं। क्लस्टर एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ टेक्निक फॉर ऑटोमेटिकली फाइंडिंग द क्लासेस। इन क्लासेस को जब हम ऑटोमेटिकली फाइंड करते हैं फ्रॉम अ गिवन डाटा सेट, जो किसी एक्सपर्ट नॉलेज की बेस पे ना हो, बल्कि आप ऑटोमेटिकली उन क्लासेस को फाइंड करें, तो इसको क्लस्टर एनालिसिस कहते हैं।
इसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको देखते हैं तो आपके पास डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स आप कैसे बनाते हैं। आपके पास कस्टमर एक लार्जर ग्रुप है, आपने उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। तो आप क्या, ये जो हमारे पास कस्टमर्स हैं, हमारे पास कस्टमर्स कौन से पोटेंशियली इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स हैं, कौन से करंट कस्टमर्स आपके पास बने हैं, कौन से कस्टमर्स जो है ना वो वंस इन अ वाइल आपके पास आते हैं। तो आप डिफरेंट सब ग्रुप में उसको डिवाइड करते हैं और फिर उनको क्लासेस असाइन करते हैं। तो उसको फाइंड कैसे किया जाता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास डाटा है, आपने ऑटोमेटिकली वो डाटा में से आपने ये ग्रुप्स फाइंड करने होते हैं। तो आप इन कस्टमर्स ग्रुप्स को फाइंड करते हैं, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिप्रेशन के डिफरेंट किस्म के मरीज पास आते हैं। कुछ मरीज़ों में ये डिप्रेशन के जो अलामात हैं वो वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो फिर आप डिप्रेशन को भी सब कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। जो ब्रॉडर कैटेगरी डिप्रेशन की है वो एक ही है, लेकिन उनकी सब कैटेगरीज़ वेरी करती है सिम्टम्स की बेस पे। तो ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट था। क्लस्टर और क्लस्टर एनालिसिस होते क्या हैं, इनको हम किन जगहों पे पोटेंशियली यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हमारे पास वेब पेजेस के इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में भी हम डिफरेंट किस्म के क्लस्टर्स या ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक क्वेरी की बेस पे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्लस्टर एंड क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। हम इस पूरे जो चैप्टर में वो हम क्लस्टर एनालिसिस को ही डिस्कस करेंगे कि हम ऑटोमेटिकली किसी गिवन डाटा में से क्लासेस को कैसे फाइंड करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लस्टर एंड क्लस्टर एनालिसिस। और फर्दर हम जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है क्लस्टर या क्लस्टरिंग फॉर यूटिलिटी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्लस्टर जो होता है बेसिकली किसी स्पेसिफिक ग्रुप को शो कर रहा होता है, या एक पोटेंशियली इम्पॉर्टेंट क्लास होती है आपके पास क्लस्टर किसी भी डाटा सेट। तो इस तरह हर ग्रुप का एक प्रोटोटाइप बनता है, तो वो प्रोटोटाइप उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास। हर एक क्लस्टर एक प्रोटोटाइप होता है और वो प्रोटोटाइप आपके तमाम ऑब्जेक्ट्स को उस ग्रुप में शो कर रहा होता है या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसको हम समराइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इन प्रोटोटाइप्स को, और कंप्रेशन ऑफ द डाटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। समराइजेशन में हमारे पास जब हम इसको यूज़ करते हैं अप्लाइंग एल्गोरिथम ऑन द एंटायर डाटा सेट, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब प्रोटोटाइप्स बन जाते हैं उस किसी डाटा सेट के, या क्लस्टर प्रोटोटाइप हमारे पास आ जाते हैं, तो बजाय कि पूरे डाटा सेट पे कोई एल्गोरिथम अप्लाई करने के, उन स्पेसिफिक प्रोटोटाइप्स पे आप उस एल्गोरिथम को अप्लाई करें, वो रिड्यूस करता है किस चीज़ को, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों को रिड्यूस करता है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है फॉर समराइजेशन। और इसके अलावा कंप्रेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेशन के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप डाटा सेट, आप उन प्रोटोटाइप्स को यूज़ करते हैं फॉर कंप्रेशन। जब आप उस प्रोटोटाइप को यूज़ करते हुए इंडेक्सिंग करते हैं तो आपके पास हर एक क्लस्टर जो है ना वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेसिफिक क्लस्टर में हर ऑब्जेक्ट को आप यूज़ करने की बजाय उसके किसी एक प्रोटोटाइप को यूज़ करें, और उस प्रोटोटाइप से आप उसके डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को रीजनरेट भी कर सकते हैं। ये टेक्निक हम इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं मोस्टली, यानी डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को आप उसके प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करते हैं और उन प्रोटोटाइप को आप कोई इंडेक्स वैल्यू देते हैं जिसको हम वेक्टर क्वांटाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद उस हर ऑब्जेक्ट को उस स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू से आप शो कर रहे होते हैं। तो ये डाटा कंप्रेशन में यूज़ होता है। आप नियरेस्ट नेबर को फाइंड करने के लिए आप जब क्लस्टर्स बनाते हैं तो नियरेस्ट नेबर को फाइंड करने के लिए आप हर एक डेटा पॉइंट से किसी क्लस्टर के हर एक डेटा पॉइंट से आप उसका डिस्टेंस फाइंड करने की बजाय उसके प्रोटोटाइप से उसका डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो इट मीन्स कि आपका पूरा डाटा जो क्लस्टर का डाटा जो है ना वो एक प्रोटोटाइप से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये मिनिमाइज़ करता है आपके पास, या एफिशिएंटली फाइंड करता है नियरेस्ट नेबर को। तो आपके पास क्लस्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन क्लस्टर्स में आपके पास उस क्लस्टर का एक स्पेसिफिक प्रोटोटाइप आप जनरेट करते हैं, उस एक स्पेसिफिक प्रोटोटाइप से आप
नियरेस्ट नेबर भी फाइंड कर सकते हैं, आप समराइजेशन भी कर सकते हैं, आप कंप्रेशन भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द यूटिलिटी ऑफ क्लस्टरिंग। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे इस पूरे लेक्चर का जो मेन फोकस है वो क्लस्टर एनालिसिस पे है। तो इसको हम थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं। लेक्चर के शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लस्टर एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। तो इसको थोड़ा सा फर्दर डेप्थ में देखते हैं कि क्लस्टर एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। क्लस्टर एनालिसिस हमारे पास डेटा को ग्रुप्स में ऑटोमेटिकली ग्रुप्स में डिवाइड करना, इसको क्लस्टर एनालिसिस कहते हैं। Cluster analysis group data objects based only on information found in the data that describe the objects and their relationship। हमने कहा था हमारे पास जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थी उसमें x भी था, हमारे पास y भी था। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते थे जो x को प्लॉट करता था y पे। लेकिन क्लस्टर एनालिसिस में हमारे पास सिर्फ x एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास y नहीं है। तो हमारे पास क्लासेस, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होनी चाहिए और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स की रिलेशनशिप आपस में क्या होनी चाहिए, उनकी जो रिलेशनशिप है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, डिफरेंट ग्रुप हम बनाते हैं। सपोज़ हम 5, 10, 15, 20 ग्रुप किसी डाटा में बनाते हैं, तो उस डाटा में एक ऑब्जेक्ट्स के आपस में रिलेशन क्या है और उन ग्रुप्स की आपस में रिलेशन किस तरह होनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ है जो इनको डिफ़ाइन करती है, जो इनको इन रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करती है। फाइंडिंग ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच दैट ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप विल बी सिमिलर। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि किसी ग्रुप में जब हम ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, हमने 20 ग्रुप बनाया है, तो हर ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलर होने चाहिए, बजाय इसके कि ग्रुप नंबर 1 के ग्रुप नंबर 3 या 4 के साथ डिस्टेंस या सिमिलरिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे एक ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स में सिमिलरिटी ज़्यादा होनी चाहिए और पूरे एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरिटी कम होनी चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ग्रुप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें सिमिलरिटी ज़्यादा होनी चाहिए और डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ये हमारा मोटो है, ये हमारे पास बेसिक हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जितने भी ग्रुप बनते हैं उन ग्रुप के अंदर के ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो सिमिलरिटी है ज़्यादा होनी चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए, और जो ग्रुप का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए या उनकी सिमिलरिटी कम होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ में 3 ग्रुप्स शो किए हुए हैं और यानी इस डेटा सेट को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और हम देखते हैं जो क्लस्टर के अंदर ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है उसको हमने मिनिमाइज़ करना है, उस डिस्टेंस को हमने कम करना है या उस सिमिलरिटी को हमने बढ़ाना है। तो डिस्टेंस और सिमिलरिटी एक दूसरे के उलट हैं, तो डिस्टेंस हमने मिनिमाइज़ करना है और क्लस्टर के बीच का जो दो क्लस्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। ये हमारा मोटो है क्लस्टर एनालिसिस में। जब हम ग्रुप जनरेट करते हैं तो ग्रुप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमाइज़ होना चाहिए और जो 2 ग्रुप्स का आपस में डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज़ होना चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है क्लस्टर एनालिसिस की कि आप जो ग्रुप बनाते हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ नॉट क्लस्टर एनालिसिस? क्लस्टर एनालिसिस यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन हमारे पास एक सुपरवाइज्ड होती है और एक अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन होती है। एक सुपरवाइज्ड जो यहाँ पर लिखी हुई है और एक अनसुपरवाइज्ड। और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन यानी हम जब क्लस्टरिंग की बात करते हैं तो क्लस्टरिंग में हम ग्रुप्स बनाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स जो हमने पीछे डिस्कस की हैं। जब ग्रुप्स बनते हैं उन ग्रुप्स को हम बेसिकली क्लासेस भी कहते हैं या पोटेंशियली इंपॉर्टेंट क्लासेस कहते हैं, जो उस डेटा में से हमने गेट करनी होती हैं, उन ग्रुप्स को हम क्लासेस भी कहते हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में आपके पास क्लासेस आपको ऑलरेडी गिवन होती हैं
हमने बार बार ये बात करते हैं कि x हमारे पास गिवन, x और y दोनों गिवन होते हैं, इसको हम सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ x गिवन होता है, इसको हम अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं, या हम इसको क्लस्टरिंग या क्लस्टर एनालिसिस कहते हैं। तो ये हमारे पास है सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में डिफरेंस। सुपरवाइज्ड, इसमें भी आप ग्रुप्स ही बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर ग्रुप्स अननोन होती हैं, क्लासेस अननोन होती हैं कि कितनी क्लासेस बननी चाहिए, और वो 2 बननी चाहिए, 3 बननी चाहिए, 10 बननी चाहिए, 20 बननी चाहिए। वो ग्रुप्स आप फाइंड करते हैं, आप जो एनालिसिस करते हैं वो इन्हीं ग्रुप्स को फाइंड करने के लिए करते हैं। लेकिन आपके पास जो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन होती हैं उसमें आपको ग्रुप्स ऑलरेडी नोन होते हैं, और आपने सिंपल क्या करना होता है, कोई नया ऑब्जेक्ट आता है, उस नए ऑब्जेक्ट को आप इन ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को असाइन करते हैं। आप नया ग्रुप नहीं बनाते, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप या क्लास को आप वो ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं। हाउएवर अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में आपके पास सिर्फ एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट और उसका एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ होती हैं, आपके पास ग्रुप्स अननोन होती हैं, आप वो ग्रुप फाइंड करते हैं। अब व्हाट इज़ नॉट क्लस्टर एनालिसिस, सिंपल सेगमेंटेशन को भी आप क्लस्टरिंग नहीं कह सकते, क्लस्टरिंग एनालिसिस नहीं कह सकते। मसलन इसने एग्जांपल दी है, डिवाइडिंग स्टूडेंट इनटू ग्रुप इनटू डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली बाय लास्ट नेम। इस तरह से जब आप ग्रुपिंग करते हैं इसको हम क्लस्टर एनालिसिस नहीं कहते हैं। रिजल्ट्स ऑफ द क्वेरी, ग्रुपिंग आर ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशन, यानी किसी क्वेरी की बेस पे आपके पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, तो यानी सिंपल क्वेरी या सिंपल सेगमेंटेशंस को आप क्लस्टर एनालिसिस नहीं कहते हैं। अब हमारे पास क्लस्टर एनालिसिस में हमारे पास क्लस्टर्स एक एम्बिग्विटी है, ग्रुप्स एक एम्बिग्विटी है। आपके पास डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, आपके पास सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, और सपोज आपके पास ये जो सामने 20 पॉइंट्स आपके पास बने हुए हैं, इन 20 पॉइंट में आपको मैं कहता हूँ कि आप इसमें ग्रुप बनाएं या इसकी क्लस्टरिंग करें, तो आपका सबसे पहला सवाल जो होगा या होना चाहिए वो ये होगा कि मैं इसके कितने ग्रुप बनाऊँ। तो ये एक एम्बिग्विटी है। तो जब हम इस डाटा के इस प्लॉट को देखते हैं, तो अगर मैं इस डाटा के प्लॉट को गौर से देखूं तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि या इसके आपके पास ये 2 ग्रुप्स बनने चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम 2 ग्रुप बनाते हैं तो इस तरह बनेंगे। कुछ कहते हैं नहीं, आप 6 ग्रुप्स बनाएं तो 6 ग्रुप्स आपके पास इस तरह बनेंगे, 4 ग्रुप्स बनाएं तो 4 ग्रुप्स इस तरह बनेंगे। तो आपके पास ये एम्बिग्विटी है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए। दैट इज़ द बिगेस्ट एम्बिग्विटी इन क्लस्टर एनालिसिस। अब हम इस एम्बिग्विटी को बाद में किस तरह सॉल्व करते हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए, दैट इज़ एन अदर टॉपिक, लेकिन ये बेसिक एम्बिग्विटी को डिस्कस करना मस्ट था। बेसिकली क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में हम 3 बेसिक एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। क्लस्टर एनालिसिस में या क्लस्टरिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वो 3 बेसिक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स हैं, के मीन एंड इट्स वेरिएंट्स, इसके फिर डिफरेंट वेरिएंट्स हम डिस्कस करेंगे, हायरार्किकल क्लस्टरिंग हम डिस्कस करेंगे, एंड डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी डाटा माइनिंग की, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते थे, तो हम क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट एवेल्युएशन मेथड्स यूज़ करते थे। आप कोई एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, उस एल्गोरिथम का कोई एवेल्युएशन क्राइटेरिया होता है, एल्गोरिथम को इवेलुएट करने का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। तो क्लासिफिकेशन की बेस में हमने एक्यूरेसी, एरर रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू नेगेटिव रेट्स और F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, और ये सब एवेल्युएशन मेथड्स हमने डिस्कस किए थे कि किस मेथड को किस लिए यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इन एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे और एट द एंड जाके फिर हम एवेल्युएशन क्राइटेरिया ऑफ क्लस्टरिंग डिस्कस करेंगे। एवेल्युएशन क्राइटेरिया में हमारे पास गुडनेस ऑफ द क्लस्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो के मीन्स clustering is one of the most easiest algorithm
ये इसको हम इन वन गो डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी आसान है और हायरार्कियल और डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग को हम थोड़ा सा डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। उनके 2-3 पार्ट्स जितने भी बने इन दो एल्गोरिथम्स के। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था।